एक भी सांस अलग नहीं लेनी। कविता जो है वो लगातार जीवन को समझने की प्रक्रिया है। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कई गीत हैं जो मैंने बहुत जल्दी लिखते, कई गीत हैं जिनमें बहुत समय लग रहा था। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा है क्या माँ? जब मैंने ये लिखा अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तो मैंने खुद को एक्सपोज किया। आपने फिजिक्स पढ़ी, उसका कोई फायदा हुआ आपको? हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4। एक हद तक हम सब एक हैं, पर एक तरह से हम बहुत अलग हैं। Essentially, I consider myself a storyteller। रहमान साहब और मैं एक्चुअली कोई चीज़ अगर साथ बैठ के कभी सुनते होंगे तो वो दिल्ली शाह के गाने। तेरी गली आया सच तभी नजर आया। आज कई मेरे गीत लोग गाते हुए चले जाते हैं और उनको शायद पता भी नहीं होता कि मेरा लिखा हुआ गीत है। तो अगर आपका अंदर का दर्पण नहीं चमक रहा है तो रिफ्लेक्शन भी वैसा ही बनने वाला है। एडवर्टाइजिंग के डेज से लेकर जिस जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, वहाँ पे प्रसून जी मेरे मेंटोर रहे हैं। कॉपी राइटिंग के डेज से, फिर उसके बाद फिल्म्स में जब इंटरेस्ट आया, कैमरा सीखा, फिर उसके बाद फिल्में देखनी शुरू की। प्रसून सर आपने हर जगह गाइड किया, सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन लॉन्ग प्ले। I could do anything and for anything I could add. That's very heartening to. और अब मैं गायन सीख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आपको आज गाते हुए भी सुना तो लगा कि अभी बहुत कुछ और सीखना बाकी है। देखिए, मैं अपने आप को आप कभी पहाड़ी नदी के किनारे जाएं जी, तो वहाँ आपको पत्थर पड़े हुए मिलते हैं, बड़े तराशे से हाथ में आप उठाते हैं, उनको फील करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर पड़े होते हैं, पेबल्स जिन्हें कहते हैं। कभी आपने सोचा है पत्थरों को किसने वहाँ तराशा है? उन पत्थरों को ठोकरों ने तराशा है। वो लुढ़कते हुए आ रहे हैं सदियों से, और वो ठोकरें जो हैं वो उन पत्थरों की एजेस ख़त्म करती हैं, और वो पत्थर जो हैं आपको तराशे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने शायद कहीं बैठ के चिज़ल किया, उनको बनाया। लेकिन उनको चिज़ल करने वाली जो होती नियति है, जीवन है, ठोकरें हैं। तो मुझे ऐसे ही ठोकरों से ही मिला है जो मिला है जीवन में, और आई स्टम्बल अपॉन थिंग्स, एंड वो धीरे धीरे जो भी मुझे इंस्टिंक्टिवली लगता है वो मैं करता हूँ। तो चाहे वो आपने कहा एडवर्टाइजिंग करता हूँ, या फिर गीत लिखना हो, या फिल्में लिखना हो, या फिर कभी गाना गुनगुनाना हो, जो भी मुझे लगता है। अभी मैंने प्ले किया कृष्ण पर जी, राजाधिराज। तो मुझे लगा कि एक म्यूज़िकल लिखना चाहिए, एक ब्रॉडवे स्टाइल में कुछ करना चाहिए, वो भी एक नया अनुभव होगा। सो इट इज़, मैं कोई ख़ास ज़्यादा बड़ी प्लानिंग लेके नहीं शुरू होता हूँ। हाँ, इंस्टिंक्टिवली कुछ ऐड करना, किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐड कर दूँ या कोई डिफरेंस मेक कर दूँ। एसेंशियली आई कंसिडर माई सेल्फ अ स्टोरी टेलर। मुझे लगता है मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, गीतों में भी मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, एड्स में भी मैं कहानियाँ बता रहा हूँ। That's what I see myself as. सबसे पहले वो कला का या कुछ रुझान, लाइक हाउ डिड इट रियली हैपन, कि आपको लगा कि ये मेरी नियति है? कई बार हम एक्सीडेंटली चीज़ों को डिस्कवर करते हैं, एंड देन वी फाइंड अ वे इन दैट। नहीं, देखिए, मेरे आपके सुनने वालों में से बहुत से लोग होंगे जो छोटे शहरों में रहते हैं। आज तो बहुत अलग है, बहुत कनेक्टेड वर्ल्ड में हम रहते हैं। ख़ासकर टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत कनेक्टेड हैं जी, किसी भी जगह में कुछ भी आप देख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मैं उत्तराखंड में था, गढ़वाल के छोटे छोटे गोपेश्वर जैसी जगह में रहता हूं मैं, चमोली, गोपेश्वर, बहुत सुंदर इलाका है वो, हाँ, समय बताया वहाँ। हाँ, नरेंद्र नगर, ऐसे छोटे अल्मोड़ा में मैं पैदा हुआ। आपके पास बहुत कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, और आपके पास ये जो बहुत आजकल एक बच्चों में होता है कि दे हैव टू डू समथिंग, कि करियर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जीवन महत्वपूर्ण है, ये तो समझ में आता था, क्योंकि साथ में बहुत सारे, उत्तराखंड की खूबसूरती है कि आप बहुत स्पिरिचुअल लोगों से बहुत मिलते हैं वहाँ।
देवभूमि टकरा जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो जीवन के बारे में तो आपकी एक थोड़ी समझ होती है, पर करियर प्रोफेशन जो चीज़ होती है ना, वो आप धीरे धीरे आपको लगता है अच्छा आपको कुछ किसी चीज़ में सिद्धहस्त होना है, कोई चीज़ पकड़नी है, जिसे वो आजकल कहते हैं लाइन, कौन सी लाइन पकड़ी है आपने? तो लाइन वाइन पकड़ने की बात थी नहीं, तब तो बस अपना एक मियांडर करते हुए आप ज़िंदगी से जैसे मैंने कहा लुढ़कते जा रहे हैं, और उसमें जीवन का अर्थ खोज रहे हैं, जीविकोपार्जन का अर्थ खोज रहे हैं। यू ऑल्सो वांटिंग टू फिगर आउट हाउ टू मेक योर लिविंग आउट ऑफ व्हाट यू आर। सब चीज़ों से आप स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो एक रास्ता खुद ब खुद बनता चलता है। आई डोंट सॉर्ट ऑफ, मैं ये नहीं कहता कि सबको ऐसे ही जीवन वो एक्सप्लोर करना चाहिए। मैंने तो फिज़िक्स भी पढ़ी है, मैंने आई डन मास्टर्स इन फिज़िक्स एंड देन आई हैव डन MBA ऑल्सो। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ा है, और कविता मैं लिखता रहा हूँ शुरू से, बचपन से वो चलता रहा है। लेकिन कभी कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को नहीं, मुझे ऐसा नहीं हुआ। जो इत्तेफाक हुआ है जीवन में वो ये कि जो मैं स्वांतः सुखाय करता था, जो मैं खुद के लिए करता था कि मैं कविताएं लिखता हूँ या गीत लिखता हूँ या गुनगुनाता हूँ या कहानियाँ सोचता हूँ, वो प्रोफेशन में इट स्टार्टेड पेइंग मी। वो मेरे को उसके लिए लोग पैसे देने लगे, या उसके लिए आपका जीवन चलने लगा। वो एक डिफरेंट फीलिंग है, वो एक डिफरेंट ब्लेसिंग भी है वो, बिकॉज देयर इज लाइक वो लाइंस ब्लर हो जाती हैं। ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है, क्योंकि काम आपको काम नहीं लगता है जी। ये सच है। तो लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम में से हम लोग, हर आदमी जो है ना वो यूनिक है। एग्जैक्टली। यू आर अनपैरेलल्ड, आई एम अनपैरेलल्ड। हमारा जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। एक हद तक हम सब एक हैं, हम एक से उपजे हैं, एक सोच से निकले हैं, पर एक तरह से हम बहुत अलग हैं। बिकॉज हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी कहानियाँ अलग अलग हैं। आपकी कहानी अलग है, योर स्टोरी, आपका नैरेटिव अलग है, और मेरी कहानी, मेरा नैरेटिव अलग है। मैं कहीं पैदा हुआ, कुछ तरह का एक्सपोजर मिला मुझे, आपको एक तरह का एक्सपोजर मिला, तो वो आपको मुझसे मुख्तलिफ बनाता है, अलग बनाता है। जी। जो हमको एक बनाता है वो ये कि हम इंसान हैं। जो हमें अलग बनाता है कि हमारी कहानियाँ अलग अलग हैं। हमारी कहानियाँ अलग अलग हैं तो हमारे रास्ते भी अपने यूनिक तरीके से निकलेंगे। ये हमको मानना चाहिए। किसी और से आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन एम्यूलेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है वो और आप मूल रूप से आपकी कहानियाँ अलग अलग हों। योर नैरेटिव इज़ वेरी डिफरेंट। किसी और के नैरेटिव को अपने जीवन में आप फिट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि हाँ अच्छी बात है कि आप कलात्मक अभिरुचि के हैं, you have artistic bent of mind, and that artistic bent of mind also gets combined with your earning your living. Now that's a coincidence. It could have happened, It might not have happened. Yeah, might not have happened. But ये मैं आपसे कह सकता हूँ, अगर नहीं भी होता तो मेरे लिए लिखना, संगीत, कल्पना, फिलॉसफी पढ़ना ये बंद नहीं होता। These are not, they are mutually exclusive also. ये शर्त नहीं है कि मुझे अगर उससे कोई पैसा देगा तो वही मैं लिखूंगा, या कवि हैं तो एक बड़े फेमस कवि होंगे, ऐसा कुछ नहीं। जरूरी नहीं। क्योंकि कविता जो है वो लगातार जीवन को समझने की प्रक्रिया है। इट्स अ कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ। वो है कविता। कविता एक दृष्टि है। एक कैमरामैन भी कवि हो सकता है। वो कवि क्यों हो? उसकी कविता जैसी दृष्टि है, एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स अ वांटेज पॉइंट। वो आपके पास अगर है तो आपके पास कविता है। जैसे भी आपने शैलेंद्र जी के लिए कुछ देर पहले कहा था कि उनके पास एक यूनिक अब्जॉर्प्शन थी, एक सेंसिटिव, एक तरबियत उनकी ऐसी थी कि उनको चीज़ें वो दिखती थी जो शायद किसी और को नहीं दिखती थी। तो कवि को दिखती हैं वो। बिल्कुल, यही कवि का सौभाग्य है, और यह कवि का दुर्भाग्य भी है, कर्स भी है। हालांकि नीरज जी कहते थे कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मैं भी मानता हूँ कवि होना सौभाग्य है, लेकिन कई बार कवि होने का प्राइस भी आप पे करते हैं। बिल्कुल। जितने आपके सुनने वाले जिन जो सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग, मैं नहीं कहता कि हम कोई एक सेंसिटिव होता है दूसरा नहीं होता, कुछ कम सेंसिटिव, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उसका गुड साइड तो ये है कि आप अच्छी कविता लिखते हैं, अच्छा क्रिएशन करते हैं, अच्छी लोगों की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, पर एट द सेम टाइम आप हर्ट भी बहुत जल्दी होते हैं। एग्जैक्टली। आप
चकनाचूर भी बहुत जल्दी होते हैं। आप कांच का सामान है, आप कांच का सामान है जिसको बड़े एहतियात से रखना पड़ता है, तो आप वो भी हैं। आपको गर्मी सर्दी ये भाव किसी की भी प्रशंसा या किसी का कुछ कहना विचलित आपको बहुत जल्दी करता है और उसी को फिर आप कागज़ पे उतारते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे कवियों को पढ़ के सुन के मैंने भी बहुत सालों से कविता लिखी है, तो आप गीतकार भी हैं और कवि भी एक अलग हैं और दोनों में आपकी एक अलग अप्रोच, एक दृष्टिकोण जो है बिल्कुल वो अलग दिखता है। सो फॉर लॉट ऑफ पीपल ये एक ही है, उनको लगता है कि एंड पीपल मे बी हु इज जस्ट स्टार्टिंग राइटिंग या जो एक्सपोज अभी हो रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद मैं लिखना चाहता हूँ, तो कविता एंड गीत, सॉन्ग राइटिंग, लिरिक्स के हिसाब से और एक पोइट्री के हिसाब से दोनों वेंटेज पॉइंट, दोनों अप्रोचेस अलग कैसे हैं? देखिए, आप कमर्शियली लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन लिखना चाहता हूँ और लिखना है ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो स्वतः होता है, अपने आप होता है। आपको, आप लिखे बिना रह ही नहीं सकते, आप गाए बिना रह ही नहीं सकते। वो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि अब आज से मैं कवि बनूंगा और आज से मैं संगीतकार बनूंगा, ऐसा नहीं होता। आप जिद पे ज़रूर कर सकते हैं, ह्यूमन एंडेवर को मैं कभी भी अंडरमाइन नहीं करता हूँ, लेकिन ये तो कुछ हो जाता है आपके अंदर, एक घटना या दुर्घटना जो भी हो जाती है, आपके अंदर कुछ मच जाता है और आप उस स्टेज पे हैं कि आप रिसीव करने को तैयार हैं, आप बिल्कुल सरेंडर मोड में हैं कि वो आएगी, आज पता नहीं एक कविता मिलेगी या शायद 6 महीने कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और वो फकीरी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे अभी कह रहा था, तारे ज़मीं पर के गीत लिखते समय कई गीत हैं जो मैंने बहुत जल्दी लिखते, कई गीत हैं जिनमें बहुत समय लग रहा था कि कुछ ऐसा आ नहीं रहा है। माँ वाला गीत जो है वो मुझे काफ़ी समय लगा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। ये थॉट तक आने में मुझे काफ़ी अपने को टटोलना पड़ा। और देखिए, दूसरा एक जो पोएट का गुण कहूँ मैं, क्या कहूँ उसे, लेकिन शर्त है शायद कि आपको एक्सपोज करना पड़ता है अपने आप को। जब मैंने ये लिखा कि अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तो मैंने खुद को एक्सपोज किया है। वाह। कि मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ और ये ऐसा मुझे लगता है या लगता था। और ये जो अपने भय हैं उनके बारे में बात करना, कवि साहसी भी बहुत होते हैं। दे आर वेरी बोल्ड टू बी एबल टू एक्सेप्ट कि उनको ऐसा लगता है, और वही सच्ची कविता होती है, क्योंकि वो, और तभी वो कनेक्ट भी करती है। देखिए, हाँ, लोगों ने कहा कि हाँ, मैं भी अंधेरे से डरता हूँ, मुझे भी माँ जब छोड़ के जाती है तो मुझे एक असुरक्षा की भावना आती है। बिल्कुल। भीड़ में यूँ ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। और ये जो आपने लिखा है, मेरी माँ का जब देहांत हुआ, ये सच में मुझे तब ज़्यादा समझ में आया, ये छुआ और अभी भी रह के आता है। तो इसलिए मैं कई साल से इस बातचीत का इंतज़ार कर रहा था कि आपको मैं सिर्फ ये कह पाऊँ कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। दैट इज़, मैं देखिए अपने आप को कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं समझता, मैं इलेक्ट्रिसिटी का वायर समझता हूँ खुद को। मैं समझता हूँ कि मेरे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, मेरे थ्रू ये थॉट निकला। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे थ्रू ये थॉट आया और निकला। देने वाला तो वो है, और वो एक भावना आपके अंदर पैदा करता है, और आप उस भावना को बिना किसी रेजिस्टेंस के पास होने दें, बस आने दें। यह आपका सौभाग्य कि वो एक पासेस थ्रू। सो मैं बिजली नहीं समझता अपने आप को, बिजली का तार समझता हूँ। बहुत बढ़िया। सो वो बिजली मेरे माध्यम से आप तक पहुँच गई और आपको कुछ उससे हुआ, या तो ये मेरा सौभाग्य। और आपने कहा कि कई जो बहुत जल्दी लिखे, तो इन योर मेमोरी कौन से वो गीत हैं जो कि हमें शायद बहुत मस्ती की पाठशाला बहुत जल्दी लिखा है मैंने। अरे वाह। हाँ, लूज कंट्रोल, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। जबकि उसमें मुझे उसके छंद बहुत अच्छे लगते हैं। नाटा ये सन्नाटा है, नाटा ये सन्नाटा है, देखो लंबू शोर है,
हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। अब हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है। कई लोग उससे कहीं ये भी पूछते हैं कि आपने फिजिक्स पढ़ी, उसका कोई फ़ायदा हुआ आपको? आप तो आज संगीत लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहुत फ़ायदा हुआ। अगर मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री ये सब मैं नहीं पढ़ा होता तो मैं लिखता हर दिल में बुड़बुड़ करता, देखो ये तेज़ाब है, क्योंकि फिल्मों में ज़्यादातर तेज़ाब कहा जाता है उसको, और जनरली लिटरेचर में भी कहा जाता अम्ल है या तेज़ाब। लेकिन H2SO4 तो वही लिखेगा जिसने साइंस पढ़ी है। और मेरे को राइम भी उसमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हर दिल में शोर का H2SO4 के साथ जो राइम हो रहा था, मुझे वो लगा कि देखो हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है, अपनी तो पाठशाला। अब हर दिल में H2SO4 है, ये एक जो कॉलेज गया है या पढ़ा है जिसने, उसको मज़ा आएगा, उसकी लैंग्वेज है वो। कविता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती। देखिए कविता तो यही है कि नाटा ये सन्नाटा है, ये सन्नाटा नाटा है, यहाँ पर छोटा हो गया, और लंबू शोर है। कॉलेज में जो हड़कंप मची हुई है, इसमें सन्नाटा जो है, जो साइलेंस है, वो छोटा हो गया। सही बात है। लंबू शोर, शोर बहुत लंबू है, और हर दिल में बुड़बुड़ करता H2SO4 है, तो दिलों में जो है H2SO4 बबल कर रहा है। तो ये कोई भी चीज़ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विजुअल इमेजरी। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजरी। आई एक्सपेरिमेंट एंड आई ऑल्सो फील कि देखिए हम सबको ऑथेंटिक होना चाहिए। मेरे पास, जैसे मैंने कहा, जो है वो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है। तो अगर हम अपनी ऑथेंटिक बात कह लें जो हमारे पास है, ठीक है, किसी के ज़्यादा टेकर होंगे, किसी के कम टेकर होंगे, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे लोग, किसी को कम, लेकिन कहना ऑथेंटिक ही चाहिए। दुनिया को ऑथेंटिक आवाज़ें चाहिए आज, वरना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जहाँ एवरीथिंग कैन बी क्रिएटेड, what would be the price of originality? Now only authentic is what we require. Yeah. Because otherwise something which we have already heard, that can be jumbled up, उसको ऊपर नीचे करके कुछ और बना दिया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेटा का इस्तेमाल करता ही रहेगा। Something which is yet to come in data is you as an authentic. Yeah. And that's why I feel there will be a great future for poetry if we stay authentic. और आपने एक बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि सबको लगता है कि दिस टाइम ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इसमें कला नहीं है, इसमें जल्दबाजी है। बट यू सेड इंस्टाग्राम पे भी पोइट्री हो सकती है, उस पर भी, यू नो, इन शॉर्ट स्पैन ऑल्सो, इन अ फ्रंट लोडिंग टाइम ऑफ 8 seconds, यू कैन स्टिल क्रिएट आर्ट एंड बी रेलेवेंट। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ क्षणिकाएँ नहीं लिखी गई। मैंने आपको उदाहरण भी स्टेज पे दिया था कि आप क्षणिकाएँ लिखें। मैं ऐसे लिखता रहता हूँ कि गोमती किनारे लगा रही नारे, गोमती किनारे लगा रही नारे, नौका जिसे मिला नहीं मौका, लहरों पर फिरने का, आवारा तिरने का। वाह। गोमती किनारे लगा रही नारे, नौका जिसे मिला नहीं मौका, लहरों पर फिरने का, आवारा तिरने का। अपने आप में कंप्लीट पोएम है। बिल्कुल। कोई राइम फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अलग तरह से लिखा है, आप इसको इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जीभ लचीली रीढ़ बिना है, जीभ है, लचीली है, इसमें कोई स्पाइन नहीं है। तो जीभ लचीली रीढ़ बिना है, इसका क्यों एतबार किया? वाई डिड यू ट्रस्ट? ये जीभ, टंग को आपने ट्रस्ट क्यों किया? क्योंकि जीभ लचीली है, इट्स लचलचाती हुई है, फ्लेक्सिबल है, और रीढ़ है नहीं, स्पाइन है नहीं, कुछ भी बोल देंगे। हाँ, तो जीभ लचीली रीढ़ बिना है, इसका क्यों एतबार किया? आँख में झांको, आँख में झांको, दर्पण है एक, साफ साफ दिख जाएगा। So why willing somebody is saying something? Why don't you look into the eyes, and the eyes will never lie. You can see the truth in the eyes. So ये एक profound चीज़ें भी कह सकते हैं आप, छोटी सी पोएम में, छोटे से, उसमें कोई बहुत इसके लिए बड़ी भारी भरकम चीज़ों की आवश्यकता नहीं। और मैंने भी जैसे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इवन आई डू पोइट्री, और आई गॉट अ लॉट ऑफ गुड रिस्पॉन्स। जब मैंने लिखा एक छोटे से वो वीडियो के साथ कि जब अपना ही अक्स देखा तो एक नया ही शख्स देखा, ना गुस्सा था ना मायूसी थी, आंखों में होता रक्स देखा। बहुत अच्छा। क्योंकि वो अंदर से फीलिंग आई कि आई एम नॉट द सेम पर्सन।
अब मेरे में वो रिजेंटमेंट नहीं है, मुझ में गुस्सा नहीं है, आई एम मेलोअर एंड आई एम हैप्पियर। तो वो रक्स मुझे आंखों में अपनी खुद में दिख रहा है, तो आई जस्ट हैव टू एक्सप्रेस इट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप सब लोगों से प्रेरणा लेके लिख रहा हूँ। बहुत अच्छा दिल गिरा कहीं दफतन, जी। when it came out and people, like I think that was the first time maybe in recent times कि लोगों ने शब्दकोश ढूंढने शुरू किए, ऑनलाइन सर्च किया कि ये क्या शब्द है, जी जी। and that song I think has a beautiful visual imagery. So personally I always wanted to like just talk about it because that is one of my go-to songs, like you know I keep going in बहुत अच्छा गाना चुनाया आपने, गो टू। मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है, बहुत मुश्किल से ये सॉन्ग बना था और बहुत खूबसूरत इमेजरी है इसमें। समंदर लहरों की चादर ओढ़ के सो रहा है, पर मैं जागूं पर ये खुमारी एक नशा सा हो रहा है, सीपियों के होंठ से मोती छलक रहे हैं, गजलों की सोहबत में गीत भी बह रहे हैं। और ये बहुत ही मैजिकल लाइन। अब ये एक तरह का एक अलग किस्म का टेस्ट है, इसका फ्लेवर अलग है, इसका तासीर अलग है। ये उस तरह के जो गाने पसंद करते हैं सुनना, इमेजरी है इसमें पूरा, उसमें ओल्ड स्कूल भी, वो जैसे फरीदा खानम वो वैसी भी है और स्टिल मॉडर्न। नहीं, बहुत मॉडर्न है। आई थिंक A.R. रहमान साहब ने बहुत मॉडर्न रखा है इसको, और कैश किंग ने गाया इसको, ऐश किंग ने इसको गाया। और ऐश को मुझे पता है मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उसे शब्द जो सिखाने में। Because he has British almost a week I was with him, you know, telling him the diction correctly. पर मुझे लग रहा था कि कैसे रिकॉर्ड होगा, बट उन्होंने जो सीख के उसको गाया है, he's done a wonderful job. One of the songs which people, आज अच्छी बात है आपने इसका जिक्र किया, बहुत कम लोग इस गाने को कहते हैं मुझे। It is one of those songs I think दिल्ली शह में ये गाना है, एक और गाना उसका जो मुझे लगता है कि रहना तू तो खैर काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी सुनते हैं, काफ़ी पूछते हैं उसके बारे में। मुझे एक गाना और है शायद जो भोर भाई भी कम सुनते हैं, वो क्योंकि वो पुरानी बंदिश से है। आपने उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। मुझे इवन स्टोरी कॉन्टेक्स्ट से आई थिंक काला बंदर का आप देखें, कस्में तो मूंगफली हैं, हम जब चाहे खाते, ऊपर से नाना करते पर थाली आगे सरकाते। तो उसके जो काफ़ी कंटेम्प्रेरी है, अपनी तरह का गाना है। और इवन जो अर्जियां है जी, उसके लिए भी आई थिंक एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, रेशमी सी माया थी, और मैं तकता जाता था, जब तेरी गली आया, सच तभी नजर आया, जब तेरी गली आया, सच तभी नजर आया, मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। अब देखिए इसका जो थॉट है, एक खुशबू आती थी, मैं भटकता जाता था, ये एज ओल्ड थॉट है हमारे देश का कि जो मस्क डियर है, वो मस्क डियर जो है कस्तूरी का मृग है, कस्तूरी मृग जो है वो पूरे जीवन में भटकता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही जी, खुशबू उसके अंदर से आ रही। तो वो खुशबू जो है उसका ही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझ में ही वो खुशबू थी जिससे तूने मिलवाया। तो ये अपने एक थॉट्स हैं, ये आपने अच्छा किया। मैं बताऊँ, इससे मुतासिर होकर मैंने एक लाइन लिखी और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि क्या बताएं उन कमबख्तों के बारे में जिनको कभी इश्क नहीं हुआ, जो ढूंढते फिरे खुशबुओं को बाहर, अंदर से इल्म मुश्क नहीं हुआ। तो ये आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, लाइक दिस, ये कहीं आप मैंने सुना और मेरे जहन में ठहर गया, कहीं एब्जॉर्ब हो गया। देखिए मुझे लगता है वो एक जो अद्वैत है, मिल जाना, सब कुछ एक हो जाना, वो मेरे अंदर कहीं डीप डाउन है। वो अलग अलग आता है मेरा, रंगरेज में भी आएगा, आप देखिए, अपने ही रंग में मुझको रंग दे,
सौंधे सौंधे रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना, माला में मुझको पिरो ले। अब आप उसमें सारे थॉट देखें तो यही है कि अद्वैत है। अलग नहीं रहना है मुझे, अलग मैं बहुत देर नहीं अलग रहना, रहा हूँ, दूजा बन के। जन्मों तक अलग रहा हूँ, बट एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, है नहीं रहना दूजा बल के ओ रंगरेज। अब उस रंगरेज से आप कह रहे हो कि मुझे अपने ही रंग में रंग दे, ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म हो जाए। ये कहीं पोएट का डीप होता है, ये आप स्पिरिचुअलिटी का भी वही होता है कि वाई दिस डिफरेंस, वाई इज देयर एनीथिंग विच इज अदर, देयर इज नो अदर। रूमी भी यही कहते हैं कि जब तक जब बोलेंगे है कि कोई दूसरा ही नहीं। कबीर भी यही कहते हैं। प्रेम करिए अति साकरिया में दो न समाये, दो तो रह नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन it is so amazing with modern, with all these contexts of movies and stars, you're still giving out that message. It is a very powerful statement. I keep giving it because see, मैंने अगेन आपसे कहा कि आप क्या मैसेज दे सकते हैं। देखो इतनी सीरियसली मैं नहीं लेता हूँ कि मैं कोई मैसेज देने के लिए आया हूँ, मैं कोई मैसेज देने के लिए नहीं आया, मैं अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी बात शेयर करने लायक भाई क्यों हो, तो आप अपने को अंदर से साफ करते चाहिए ताकि आपकी बात इस लायक बने कि लोगों के सामने आ सके। तो उतना ही काम जितना आपको अपने क्राफ्ट पे करना है, जितना अपने लेखन में करना है, जितनी अपनी विधा में करना है, उतना ही काम आपको अपने अंदर भी करना है। कि अंदर से अगर आप चमके नहीं हैं, देखिए, तो अगर आपका अंदर का दर्पण नहीं चमक रहा है तो रिफ्लेक्शन भी वैसा ही मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो अपने को भी चमकाते रहें आप रोज़, ये कोशिश, और अपने काम को भी चमकाते रहें, वो कोशिश, ये दोनों कोशिशें चलनी चाहिए। वाह, मेरे को सच में वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू। लेकिन पर्सनली मैंने राकेश जी को भी ये कहा था कि आपके बहुत सारे बॉडी ऑफ वर्क में से स्पेशली दिल्ली 6 के लिए मैंने उनको भी कहा था स्पेशल थैंक्स, एंड इवन टू यू आई वुड से टुडे कि वो जो आपने उसमें जो मास्टरपीसेस क्रिएट किए हैं, लाइक दे आर फॉरएवर। दिल्ली शहर तो मेरा और रहमान साहब का एक बहुत ही पसंदीदा काम है। वी एक्चुअली, रहमान साहब और मैं एक्चुअली कोई चीज़ अगर साथ बैठ के कभी सुनते होंगे तो वो दिल्ली शहर के गाने हैं। वाओ। क्योंकि वी नॉर्मली डोंट लिसन टू आवर ओन वर्क, सो बहुत रेयरली है, बिकॉज हमें भी अच्छा लगता है। और ये अच्छे काम की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो फिर आपका नहीं रह जाता, फिर वो आपसे एक अलग अस्तित्व रखता है, आपसे अलग उसकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आज कई मेरे गीत लोग गाते हुए चले जाते हैं और उनको शायद पता भी नहीं होता कि मेरा लिखा हुआ गीत है। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं है, मुझे उसकी जो एको है वो अच्छी लगती है। और फाइनली, बिकॉज आपने वो नाम लिया, तो रहमान सर की वो क्या चीज़ है जो शायद हमें और माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी चाहिए, जो बहुत सारी कुछ चीज़ें उनकी अवेलेबल हैं कि उनके बारे में बहुत कुछ पता है लोगों को, लेकिन यू ऑब्जर्व्ड हिम लाइक नो वन एल्स हैज़। नहीं, रहमान साहब जितने डिसिप्लिन है उतने मूडी भी हैं। ही वो जो अपने खुद को, रहमान जो है उनका सेल्फ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ही नो हाउ टू डील विद द पेंडुलम कॉल्ड ए.आर. रहमान, जो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, वो दोनों तरफ जाते हैं। इज मूड्स स्विंग्स आर देयर, बट उन मूड स्विंग्स के होते हुए भी रहमान के साथ जो है उनकी लाइफ में उनका डिसिप्लिन भी उसी तरह से चलता है। तो समवेयर ही एंकर्स हिमसेल्फ टू अ सर्टेन ट्रूथ विच ही इज परस्यूइंग, तो वो बैलेंस बना पाते हैं अपनी मूड्स और अपने जो हार्डवर्क है या डिसिप्लिन है उसके बीच में। थैंक यू सर, दिस वाज रियली प्रेशियस। थैंक यू वेरी मच। Hello, I'm Prasun Joshi and you're watching me on Long Play with Sachin. Do subscribe, share, enjoy, spread it around.